तो एल्काइल हैलिड्स का थोड़ा सा SN1 और SN2 का आइडिया देता हूँ। वी वुड नॉट गो वेरी डीप इनटू दिस क्योंकि आपका ये चैप्टर अलग तरीके से कवर हुआ है, बट आपने बोला कि प्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से क्लियर नहीं है। तो SN1 एंड SN2 आपके भाई साहब क्या रिएक्शंस हैं? एनीवन हैज एनी आइडिया? SN1 और SN2? हाँ, ओके। SN2 का ऑर्डर 2 होता है, तो SN2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया और SN1 यूनिमॉलिक्यूलर। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ एल्केन्स में ही हो सकता है, ठीक है। अगर वो एल्कीन या एल्काइन होगा तो पहला स्टेप आपका एडिशन होगा, आपका एक डबल बॉन्ड जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड में हो सकता है ना, जहां पे सारे बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं। अभी आपको अगर किसी दूसरे एलिमेंट को इसमें ठूसना है तो एक को गायब करके ही ठूसना पड़ेगा। अगर आपका एल्कीन या एल्काइन है तो आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर आप किसी को ठूस सकते हैं। तो पहला आपका एडिशन होगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। ओके, सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 एंड SN2। व्हाटएवर डाउट्स यू हैव यू कैन प्लीज आस्क एंड फील फ्री टू आस्क एज वेल। ओके, सो आपके हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में, ठीक है, आपके भाई साहब क्या क्या है? तो आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम SN1 बोल रहे हैं उसको, या SN2 बोल रहे हैं। उसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन। तो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, जहां पे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन या आयोडीन है। न्यूक्लियोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, ठीक है। SN1 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS जिसको हम बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं तो उनमें से कोई एक स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं मिस्टर अमन मिश्रा गेट्स अप, कितने बजे आपका स्कूल है? अरे कॉलेज में है, ओ कॉलेज में, सॉरी सॉरी आई इंसल्टेड यू, हाँ 7 बजे हैं। तो अगर अमन मिश्रा जी 7 बजे जा रहे हैं, स्कूल पहुंचना है उनको, तो ही गेट्स अप समवेयर एट कितना, 6:15 या 6:45 पे, 6 बजे उठ के आप पहुंच जाते हैं। ओके, तो लेट्स से ये 6 बजे उठ रहे हैं और इनको स्कूल 7 बजे तक पहुंचना है। ये आपका वॉकिंग डिस्टेंस कितने का है घर से? 5 to 6 मिनट्स। ओके, तो ये क्या करेंगे भाई साहब? ब्रश करेंगे भाई साहब, ठीक है, आराम से ब्रश कर रहे वैसे करें। तो ये ब्रश करते करते ही समझ लो आपके 5 बजे से उठते हैं ये। इफ ही लीव्स हिज होम एट 6:50 he will be able to touch base on its school by 7, ठीक है। तो 6 से 6:50 में इनका मैक्सिमम टाइम जो तैयार होने का टाइम होता है वो ब्रश करने में जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब अगर इनको जल्दी करवाना है ये काम, तो भाई साहब इनका ब्रश करवाना बंद करना पड़ेगा, या तो कोई डंडा लेके पीछे खड़ा रहे भाई साहब, तो 5 मिनट में ब्रशिंग खत्म करो, है ना। तो ये हम बोल रहे हैं कि भाई इफ ही इज गेटिंग रेडी बाय 6:50, फ्रॉम 6 to 6:50 द मेजर अमाउंट ऑफ टाइम is consumed in him brushing. So this becomes the rate determining step. If we fine tune this step, he will get ready sooner, or maybe he will be able to sleep more. समझ में आ रहा है ये? तो आपका जो सबसे स्लो स्टेप होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, ये सब हम तमाम चीजें देखेंगे, ठीक है। मैं बहुत स्लो नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है, ओके। रिएक्शंस, तो आपके रिएक्शन क्या हो गया भाई साहब? एक हो गया सब्स्टिट्यूशन, एक हो गया एलिमिनेशन, और एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपके 3 टाइप के रिएक्शंस हैं हैलोजन कंपाउंड्स के। सब्स्टिट्यूशन में आपका SN1 SN2 आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक, तो ये सब्स्टिट्यूशन में आपका यहाँ पे आ रहा है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, आपका हैलोजन जा रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। इस हैलोजन के जाने के प्रोसेस को और न्यूक्लियोफाइल के आने के प्रोसेस को हम SN1 और SN2 में समझते हैं, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिएक्शन, ठीक है। आपका ये भाई साहब एक कार्बन है और ये आपका हैलोजन है। नाउ दिस हैलोजन कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाउ ऑब्वियसली वी नो दैट all the halogens which are just having one electron in their outermost shell are far more electronegative than carbon, okay. Now what is happening is when there is a, now carbon has got hydrogen bonding with all these, but
with X or with a halogen, it will have the same bonding. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है. अब ये क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, any halogen will have higher electronegativity than carbon. What is electronegativity? The affinity to pull electrons towards itself. These are shared pair of electrons. So the electron will be pulled towards the halogen, giving it a slightly negative charge, and this will result in carbon having a slightly positive charge. Okay? Okay. Now what is going to happen here is, ये इसका क्या टेंडेंसी होगा? ये बहुत बड़ा चोर है, हैलोजन बहुत बड़ा चोर है. इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, भाई साहब तुम भाड़ में जाओ. तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा और उसकी जगह पे आएगा एक न्यूक्लियोफाइल. ठीक है? सो अ न्यूक्लियोफाइल इज बेसिकली रिप्लेसिंग योर हैलोजन इन अ हैलो कंपाउंड. क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके. सो एज पार्शियल चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द एटम्स इन Rx, where X is the halogen, and it departs as a halidine during the nucleophilic substitution reaction. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको सब्स्टिट्यूट करता हुआ आ रहा है. बेसिक चीज है, ये तो आपने कवर किया होगा और समझा भी होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका हैलोजन जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. तो आपका लीविंग ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया? हैलोजन. और आपका लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलिडाइन. तो लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलिडाइन. हैलिडाइन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन चुराया हुआ है. ये भाई साहब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था विद 7 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इट्स outermost orbit is complete with 8 electrons. So obviously one electron is more than the number of total protons that it has. So obviously it will have a negative charge on its head. So it departs as a halidine, and it's in its place a nucleophile attacks and occupies that place. ठीक है? Are we clear? Then the nucleophile gets substituted at the place of the leaving group. Simple. ठीक है? Okay. Now the process is not that simple. So first we have to understand why a nucleophile will do this and what are the conditions of this. ठीक है? किस कंडीशन पे ये भाई साहब ऐड होगा. ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल है क्या? इट इज अ रीएजेंट दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? क्योंकि कार्बन है, कार्बन के मत्थे चढ़ा हुआ है प्लस चार्ज. पूरा प्लस नहीं, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट एज कंपेयर टू अ हैलोजन इज वीकर. सो इट हैज गॉट अ प्लस चार्ज. तो न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड इट इज अ, अगर जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो न्यूक्लियोफाइल विल बेसिकली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू व्हाट? कार्बन. ठीक है? वो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियसली बात है. ठीक है? सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल इन द फर्स्ट प्लेस? इट इज अ रिएजेंट दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है. ठीक है? एक्सेप्ट M प्लस एंड H प्लस, मेटल्स एंड हाइड्रोजन. मेटल्स और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भाई साहब नहीं देंगे. हाइड्रोजन खुद ही एक गरीब है भाई साहब, वो क्या देगा. ठीक है? और आपका मेटल्स भी, दे आर आल्सो नॉट इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ऑल्दो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है? ऑल्दो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है? बट दे डू नॉट. सो मेटल और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे, बाकी सब न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं. ठीक है? जनरली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द न्यूक्लियोफाइल सीक्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन लाइक C प्लस, पूरा पूरा C प्लस और C प्लस, ये कार्बोकैटायन है. ठीक है? न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, दोनों भी हो सकते हैं. न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं. मुझे एक चीज बता, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है H2O और OH माइनस का. ठीक है? OH माइनस इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, और H2O इज न्यूट्रल. न्यूक्लियोफाइल का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट करेगा? जिसके पास हो. दान कौन करेगा? जिसके पास पैसा हो. भिखारी थोड़ी ना दान करेगा. ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब H2O कहां से दानी हो गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है? तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता हुआ दिखे, तो इसका मतलब उसके किसी एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. समझ में आ रहा है? तो आपका H2O अगर आप देखोगे भाई साहब, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास. ठीक है? वो बाउंडिंग जो भी कर रहा है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसकी कैपेसिटी है दान करने की. ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? इट इज अ टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब जिसके मत्थे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया है, किसी भी कारण से चढ़ा हो, चाहे उसने इलेक्ट्रॉन्स को वाकई में लूज किया हो या इलेक्ट्रॉन्स उससे डिस्टेंस से दूर चले गए हैं. ठीक है? एक बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ से हट गए हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले गए. ठीक है? ओके. सो इट इज अ टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. ठीक है? ओके.
जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, अ न्यूक्लियोफाइल जनरली हैज अ नेगेटिव चार्ज और अ लोन पेयर, होगा ही होगा। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने आपको बोला कि भाई H2O is a nucleophile and OH minus is also a nucleophile. Why is OH minus a hydroxide ion a nucleophile? Obviously यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस में। ये क्यों न्यूक्लियोफाइल है? बिकॉज इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो अ न्यूक्लियोफाइल जनरली हैज अ नेगेटिव चार्ज और अ लोन पेयर, सो डज अ बेस। अच्छा, मुझे बता पाएंगे न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है? एक बेस भी इलेक्ट्रॉन देता है और एक न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है? एक बेस भी इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन और एक, तो आप पहला नोट कर लीजिए भाई साहब, बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा भाई साहब? H को। ठीक है, मतलब प्रोटॉन को देगा, कंपाउंड में जो H होगा उसको देगा। और न्यूक्लियोफाइल भाई साहब इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बोकटायन को देगा। समझ में आ रही है? ठीक है, बेस विल बेसिकली डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द H ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विल डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द C प्लस और कार्बोकटायन ग्रुप। अरे तुम कहां तक? ठीक है, ओके, सो अ लोन पेयर बट डस, तो आपका भाई साहब यहां पे, अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, अगर ऐसा है, ठीक है, बेस भाई साहब H को दे रहा है, आप देखो दोनों भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बेस किसको देगा? H को, और न्यूक्लियोफाइल किसको देगा भाई साहब? कार्बोकटायन को। तो मुझे बताओ और डिफरेंस क्या हो? दोनों तो भाई साहब दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही दे रहे हैं, डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस आपका आएगा स्टीयरिक हिंड्रेंस में, या जो स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग होती है उसमें। ठीक है, H जो है वो नल्ला गुल्ला है भाई साहब, सारे सी में H हैं, किसी एक H को भाई साहब ये दे सकता है। लेकिन कार्बोकटायन जो अंदर है, अभी इसके आजू बाजू में कितना भीड़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल इसके पास कितनी आसानी से पहुंच सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो स्टीयरिक क्राउडिंग जो होती है, स्टीयरिक क्राउडिंग, एक कार्बोकटायन के आजू बाजू जो भीड़ जमा है दूसरे अल्काइल ग्रुप्स की, वो न्यूक्लियोफाइल को आने में रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके पास अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। ये स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग विल एक्चुअली बी, तो ये जो स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग है आपका, देखो यहाँ पे कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन है भाई साहब आपका। ठीक है, ये कार्बोकटायन है आपका। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई साहब? ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोकटायन को अटैक करेगा। अगर इसके आजू बाजू, इस कार्बोकटायन के आजू बाजू, अरे क्या हो रहा है, अगर इस कार्बोकटायन के आजू बाजू ज्यादा भीड़ नहीं है तो आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस कार्बोकटायन के आजू बाजू और भी मिथाइल ग्रुप्स हैं, इट विल क्रिएट अ स्टीयरिक क्राउडिंग। ठीक है, बेस क्या है भाई साहब? बेस क्या करेगा? वो सीधा H को अटैक करेगा, H को लेकर भागेगा, तो इस विल बी बेसिकली H को लेकर भागेगा वो। तो इसका कोई, क्योंकि H तो फ्री होता है ज्यादा करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो स्टीयरिक क्राउडिंग का क्या बेस के इलेक्ट्रॉन डोनेशन में कोई असर होगा? नहीं। लेकिन स्टीयरिक क्राउडिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी में भाई साहब, तो बेस का बेसिसिटी जो होता है, देखो बेस का बेसिसिटी क्या है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इज स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग going to impact the property of basicity? Generally no. Why? Because the base is attacking the H group, प्रोटॉन को अटैक कर रहा है वो। ठीक है, उसके लिए स्टीयरिक क्राउडिंग उतना वो हैम्परिंग चीज नहीं होगी। लेकिन ये तो भाई साहब अंदर कार्बोकैटायन को अटैक कर रहा है, तो आजू बाजू भाई साहब अगर स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग होगी, इट विल इंपैक्ट द न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी विल गेट इंपैक्टेड बाय स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग और स्टीयरिक हिंड्रेंस। However, basicity will not get impacted by steric overcrowding or steric hindrance. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on these things people? समझ में आ रहा है? ये बेसिसिटी का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, बेसिसिटी का मतलब क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ठीक है, तो बेसिसिटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अ प्रोटॉन, और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अ कार्बोकैटायन। ठीक है, ओके, सो अ न्यूक्लियोफाइल जनरली has a negative charge or a lone pair, so does a base, but a base generally attacks a proton resulting in elimination reaction. तो बेस ज्यादा करके किसमें अटैक करता है? प्रोटॉन को अटैक करता है, और इससे क्या होता है? एलिमिनेशन। ठीक है, अ न्यूक्लियोफाइल जनरली अटैक्स अ कार्बोकैटायन रिजल्टिंग इन SN1 एंड SN2। तो भाई साहब यहाँ पे अगर आप बेस का और न्यूक्लियोफाइल का भाई साहब देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल का, तो ये किसको अटैक करता है भाई साहब? प्रोटॉन को। ये किसको अटैक कर सकता है भाई साहब? कार्बोकैटायन को।
इससे क्या जनरेट होता है भाई साहब, एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे क्या जनरेट होता है भाई साहब, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ये दिस इज नॉट इंपैक्टेड बाय स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग। स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग से ये इंपैक्ट नहीं होगा। दिस इज इंपैक्टेड बाय स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग बिकॉज इट हैज टू रीच द कार्बोकैटायन। ठीक है, तो स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम हो जाएगी भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके, तो चलिए भाई साहब, बेस स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बोथ इंक्रीज टुवर्ड्स कार्बन। अभी हम ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका ग्रुप है, फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन, ये आपका इस तरफ जा रहे हैं आप, और ये आपका सॉरी ये आपका पीरियड है एंड दिस इज बेसिकली द ग्रुप। ठीक है, ओके। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली आपका अप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी अप्रोटिक सॉल्वेंट बच्चा पार्टी क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। बट जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो या जहां पे पोलैरिटी की पॉसिबिलिटी हो उसको हम बोलेंगे प्रोटिक। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, ये आपका अप्रोटिक सॉल्वेंट है। जनरली आपके जितने भी जैसे देखो जहां पे भी पोलैरिटी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, इसकी भाई साहब पोलैरिटी है। क्यों पोलैरिटी है? क्योंकि इसका बेंड शेप है भाई साहब, ये H है, ये H है, तो इसका भाई साहब प्लस, इसका भाई साहब प्लस और इसका भाई साहब माइनस। अगर ये भाई साहब ऐसा शेप होता तो ये इसकी न्यूट्रलिटी होती, लेकिन ये बेंड शेप है, इसके वजह से इसकी पोलैरिटी है। HCl भाई साहब इसकी भी पोलैरिटी है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सॉल्वेंट्स हैं इनको अपन बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और जो जिसमें ऐसे चार्जेस नहीं होते, चार्जेस नहीं होते बोलना गलत होगा। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में पॉजिटिव चार्ज हिडन होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, मैं आपको जो चीजें बोल रहा हूं इसको सिर्फ याद रखेंगे तो ही काफी होगा। अप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा न्यूट्रल नहीं बोल सकते, न्यूट्रल तो खैर ये भी है, न्यूट्रल तो ये भी है। ठीक है, लेकिन अप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो थोड़ा सा हिडन होता है। ठीक है, खैर अभी हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे, अगर आपका प्रोटिक, तो प्रोटिक और अप्रोटिक को हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि व्हेन वी आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप और आपका प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो व्हेन वी आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप इट इज गोइंग टू डिक्रीज। समझ में आ रहा है? जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे नीचे जा रहे हैं तो आपकी बेसिसिटी और आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों भी डिक्रीज होगी। ओके, अभी समझते हैं भाई साहब बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप इन एन अप्रोटिक सॉल्वेंट, मोर और लेस अ न्यूट्रल सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या होगा, देखो कौन ज्यादा जल्दी भाई साहब, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है भाई साहब ये इंक्रीज होगा। ठीक है, बेसिसिटी भी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी, इट विल इंक्रीज फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन, ये भाई साहब इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके। अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब प्रोटिक सॉल्वेंट में। प्रोटिक सॉल्वेंट में बेसिसिटी वैसे ही है जैसे अप्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी इंक्रीज होगी जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे। अभी इसको समझिए क्यों होगा। ठीक है, व्हाई विल न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज? व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी इसको समझिए। ठीक है, आपने एक अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, सॉरी प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, लेट्स से H2O, ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। H2O इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ लेट्स से आई हैव फ्लोरीन हियर, आपका भाई साहब यहाँ पे फ्लोरीन है। लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन क्या है भाई साहब, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वाटर का भाई साहब ये O2, ये आपका O2 माइनस है और ये H प्लस और ये आपका H प्लस। भाई साहब धनाधन, अच्छा मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज इन सब में सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? आयोडीन का। क्लोरीन विल हैव द लीस्ट साइज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। किसने अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा जोर से पकड़ के रखा है? फ्लोरीन ने। ठीक है, आयोडीन थोड़ा सा ढीला छोड़ देगा भाई साहब। ठीक है, ओके। नाउ व्हेन द फ्लोरीन एटम is actually in a protic solvent, what will happen? इसका जो नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली ये किसके साथ अट्रैक्ट होगा भाई साहब? इसके साथ, ये फ्लोरीन भाई साहब। तो अभी फ्लोरीन एटम को, ये फ्लोरीन एटम है देखो, इसको सब लोग भाई साहब ऐसे घेर लेंगे। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब लोग इसको घेर लेंगे। ठीक है, ये आपका भाई साहब H H, ठीक है, ये प्लस, ये प्लस, ये H प्लस, ये H प्लस, ये H प्लस, ये क्योंकि भाई साहब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। सारे जितने भी H एटम्स हैं आपके वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द बेंड शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दे आर ऑल हैविंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
सो व्हाट विल दे डू, दे विल बेसिकली घेरोफाई, इस घेरोफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे सॉल्वेशन, ठीक है, तो ये सॉल्वेशन हो गया। अभी प्रोटीन, अगर अगर आपको फ्लोरीन को हमने घेर लिया है, तो फ्लोरीन बाहर कैसे निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा भाई साहब, उसको तुमने पहले ही घेर लिया है। तो ये जो घेराव है, ये आपका किसमें ज्यादा होगा, फ्लोरीन में, क्योंकि उसकी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वो ऐसा टुन्नू सा मॉलिक्यूल है, उसको ज्यादा लोग घेर लेंगे, ठीक है। आयोडीन भाई साहब बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको कम वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, जिसके वजह से आयोडीन जो है विल अपीयर एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी समझनी है यहाँ पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी अप्रोटिक सॉल्वेंट में भाई साहब क्लोरीन की ज्यादा होगी, ठीक है, ये क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे अगर हम जाएंगे, तो एज यू गो डाउन इन द ग्रुप द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा क्या भाई साहब, आपके इसको घेर लिया है ना सबने, इसको सबने घेर लिया, ये कैसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई साहब, आयोडीन को भी घेरा हुआ है लेकिन कम, ठीक है, सो आयोडीन हैज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, आर वी गेटिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी व्हेन वी गो डाउन इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट इट इज गोइंग टू इंक्रीज, तो आपका आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी मोर देन फ्लोरीन इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट, बट द इफ द सॉल्वेंट इज अप्रोटिक देन आयोडीन का वैसा फ्लोरीन से कम होगा, आर वी गेटिंग दिस बच्चा बाड़ी, ठीक है, ओके। अभी हम इसमें जाते हैं, देखो व्हेन वी आर मूविंग इन अ पीरियड, ये तो हमने ग्रुप में देखा, व्हेन वी आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप the nucleophilicity will increase if the solvent is protic, and if it is aprotic the nucleophilicity is going to decrease when we are going from left to right in a group, what will happen, अभी देखो सिंपल है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की भाई साहब, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, तो आप बताइए भाई साहब इनमें से आपका किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा, कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है भाई साहब, ठीक है, कार्बन विल बी एबल टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन नाइट्रोजन, तो इसीलिए भाई साहब ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये कम ऐसा। तो अगर मैंने देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप डाला है, ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन NH2 ग्रुप, इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH ग्रुप, एंड दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन फ्लोरीन। क्या ये समझ में आ रहा है, आप बोल सकते हैं, यस, यस इट इज, ठीक है, क्योंकि आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंपैक्ट हो जा रही है, आपका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन भी होगा, और सॉल्वेशन अगर हो गया तो मतलब आप घिर चुके हो, आप जा ही नहीं सकते हो, आप फ्री नहीं हो पा रहे हो अगले एटम को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है, दैट इज व्हाट इज गेटिंग इंपैक्टेड। अच्छा बुरा की बात नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात हम कर रहे हैं, तो व्हाई इज इट बेसिकली लेसर, द रीजन व्हाई इट इज लेसर इज बिकॉज इट इज सॉल्वेटेड मोर, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स ने या जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स या प्रोटिक सॉल्वेंट है उसने पूरा घेर लिया उसको, ठीक है, इसके लिए इट इज नॉट एबल टू फ्रीली एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इन दिस केस आयोडीन विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फ्लोरीन, बिकॉज उसका हाइड्रेशन कम है, उसका सॉल्वेशन कम है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात करेंगे, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये आपका नॉर्मल होगा, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग अलग होगा व्हेन वी आर मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ ग्रुप obviously the nucleophilicity will increase, why, because the electronegativity is decreasing, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई साहब डिक्रीज होगी तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। सो आप अगर देखोगे इनमें से कौन, अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, मीथेनॉल और मेथॉक्साइड आयन, ओके चलिए मिथेनॉल को देखते हैं हम भाई साहब, ये क्या है, CH3OH है ना, और मेथॉक्साइड क्या है, CH3O माइनस, बताओ कौन ज्यादा हो जाए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव होगा, एनायनिक इन्फ्लुएंस इज मोर, आपका एनायनिक इन्फ्लुएंस इज मोर, सो मेथॉक्साइड आयन विल बी अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल देन, तो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, मेथॉक्साइड आयन CH3O माइनस इज मोर पावरफुल देन CH3OH, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे बट मेथॉक्साइड आयन विल बी मोर पावरफुल देन, आप सीधा सीधा याद रखिए कि भाई अगर दो कंपाउंड्स कंपेरेबल हैं,
तो जो आयन फॉर्म कर रहा है वो ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज इज कंपैरेटिवली अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव चार्ज है, इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया और वाटर, इनमें कौन भाई साहब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई साहब, इजी है, एकदम इजी। भाई साहब H2O है और NH3 है। भाई साहब ये देखो ना, यहाँ पे कौन डोनेटर कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हु इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। तो आप भाई साहब बोलेंगे अमोनिया विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। ठीक है, क्लियर है? ओके, थायलेट आयन और एल्कोक्साइड आयन इन वाटर। थायलेट मतलब सल्फर, ठीक है। अभी कोई भी अल्काइल ग्रुप है भाई साहब, समझ लो ऐसा, ये आपका कोई अल्काइल ग्रुप है, ये S माइनस हो गया, ये थायलेट आयन हो गया, ठीक है। और कोई भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे O माइनस हो गया। अब बताओ कौन ज्यादा बेटर होगा न्यूक्लियोफाइल? दो चीजें पूछी हैं तो वही आपको हिंट होना चाहिए। एक पूछा है आपका वाटर में और एक पूछा है क्राउन ईथर में। वाटर आपका क्या है? प्रोटिक, और ये क्या है? अप्रोटिक, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये प्रोटिक सॉल्वेंट में आपने देखा कि जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। अब भाई साहब आपके ग्रुप में ऑक्सीजन पहले आता है, व्हेन यू आर गोइंग डाउन, सल्फर बाद में आता है। तो व्हेन यू आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, व्हाट विल हैपन? न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज इन प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे यहां पे हुआ है, ठीक है। तो आपका भाई साहब इनमें से कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा इन प्रोटिक सॉल्वेंट? द आंसर इज ऑक्सीजन, दिस ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। एल्कोक्साइड आयन विल बी मोर सुटेबल न्यूक्लियोफाइल। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट देखेंगे हम तो थायलेट आयन विल बी मोर, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक इज इंपैक्टेड बाय स्टीरिक क्राउडिंग एज अ लॉट ऑफ अदर एटम्स आर सराउंडिंग द कार्बन एटम। जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपके स्टीरिक क्राउडिंग से इंपैक्ट होगा। Base has to donate the electron only to the H atom, which generally doesn't have any overcrowding around it. ज्यादा करके आपके H atom के आजू बाजू overcrowding नहीं होता है, इसीलिए steric overcrowding doesn't impact the basicity। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन्स? ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, पहला फैक्टर क्या है भाई साहब आपका? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, steric hindrance and charge density. These are basically the factors which affect the nucleophilicity. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this one? Okay. Nucleophilicity is directly proportional to the amount of negative charge. भाई साहब आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो रहेगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नहीं है तो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहली बात, अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। फॉर एग्जांपल, नाउ हियर वी हैव H2O and OH। वी नो दैट अगर इलेक्ट्रॉन्स आया एज अ न्यूक्लियोफाइल तो कहां से आएगा? ऑक्सीजन से ही आएगा। दोनों में ही भाई साहब ऑक्सीजन से आएगा, हाइड्रोजन तो खुद ही कंगाल है भाई साहब, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? दिस वन। व्हाई? बिकॉज OH माइनस इज नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। एल्कोक्साइड और हमने अभी भी किया भाई साहब, इन दोनों में से कौन अच्छा होगा? दिस वन विल बी बेटर, ठीक है, ऑक्सीजन। मेथॉक्साइड, फिनॉक्साइड एंड एसिटेट आयन, इसका कीजिए। मेथॉक्साइड क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट इज मेथॉक्साइड? सब आयन से। व्हाट इज मेथॉक्साइड? बोला भाई साहब CH3O माइनस। ध्यान देना मेरे को, ये आंसर चाहिए मेरे को, थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड, ये फिनाइल हो गया आपका और यहाँ पे O माइनस है, ठीक है। एंड एसिटेट आयन, तो CH3C डबल बॉन्ड हो और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये H चला गया है तो एसिटेट आयन हो गया। बोलो भाई साहब इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा। हाँ, देखो पहली बात तो यहां पे भी O माइनस है, यहां पे भी O माइनस है और यहां पे भी O माइनस है, ठीक है। यहां पे आपका ये जो O माइनस है ये घूमेगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ठीक है। तो O माइनस क्या करेगा भाई साहब? यहां पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा ये, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट करेगा। जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट होता है तो चार्जेस की इंटेंसिटी डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है। ये O माइनस इससे कम होगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है भाई साहब? ऐसे घूम रहा है, ये आपका ऐसे घूमेगा, ठीक है। ओके, यहां पे बोलो, यहां पे भी रेजोनेंस होगा क्या? होगा ना भाई साहब, क्यों नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपने इसको ऐसे किया, ये वाला क्या हो जाएगा? CH3C,
ये O माइनस और ये O हो गया भाई साहब। अभी ये वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, ठीक है। तो पहली बात तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर इंपैक्टेड बाय रेजोनेंस, तो ऑब्वियसली इनका नेगेटिव चार्ज कम से कम इससे तो कम होगा, तो ये तो लीड करेगा, ये तो तय हो गया। सो दिस इज द लीडर, ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन दीज टू बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग रेजोनेंस। नाउ अंडरस्टैंड दिस बच्चा पार्टी कि यहां पे रेजोनेंस कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, लेकिन किसके मत्थे घूम रहा है, कार्बन, और कार्बन नेगेटिव चार्ज के साथ अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इस चीज को समझिए, ये नेगेटिव चार्ज घूमा, किसके मत्थे जाएगा, बाकी क्या है इसके पास, कार्बन ही तो है, ठीक है, तो हर बार कार्बन के मत्थे ही घूम रहा है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन के मत्थे ये जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज के आने से अनस्टेबल हो जाता है, तो जनरली ये कार्बन भी अनस्टेबल हो जाएगा, ये बोला भाई मैं नहीं लूंगा, ये बोलेगा भाई यहां से मैं नहीं लूंगा, ऐसा करते करते घूमते घूमते इसके पास ही आ जाएगा, लेकिन घूमा, ठीक है, तो थोड़ा सा डाइल्यूट तो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसके मत्थे आ गया, अल्टीमेटली उसके मत्थे आ गया, घूम कर आया लेकिन अल्टीमेटली उसके मत्थे आ गया, ठीक है। अभी इस चीज को समझो, यहां पे या तो इसके या तो इसके, ठीक है, दोनों भी आपके पॉसिबल हैं, तो मतलब इसके मत्थे भी नेगेटिव चार्ज पूरा पूरा आ सकता है, इसके मत्थे भी नेगेटिव चार्ज पूरा पूरा आ सकता है, तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज को गिनूं कार्बन का, ये -1 नहीं होगा बच्चा पार्टी, ये -12 होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वीकर हो गया, ठीक है, दिस विल बी वीकर, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपका -1 नहीं है चार्ज, चार्ज डिक्रीज होकर -12 हो गया है, क्योंकि दोनों भी ऑक्सीजन के मध्य इक्वली आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। यहां पे कार्बन में घूम रहा है, कार्बन इग्नोर कर रहा है, तो वापस उधर ही आ रहा है, भाई साहब घूम जरूर रहा है लेकिन डायल्यूशन नहीं हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, यहां पे नेगेटिव चार्ज का डायल्यूशन हो गया भाई साहब, पूरा पूरा बढ़ गया ये, इसीलिए नेगेटिव चार्ज इज नो लॉन्गर -1, इट इज -12, जिसके वजह से हम क्या लिखेंगे भाई साहब, मेथॉक्साइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन वी हैव फेनॉक्साइड एंड देन वी हैव एसीटेट, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्साइड। हाँ बोलिए, हाँ क्या क्या स्टेरिक हिंड्रेंस से कुछ, अरे स्टेरिक हिंड्रेंस से अभी कुछ मतलब नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां मैटर करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन कंपाउंड है, अभी जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास जा रहा है उसमें मैटर करता है, मैं खुद न्यूक्लियोफाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बोल रहा हूं, अगर जिस कंपाउंड को वो अटैक कर रहा है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है तो आपका भाई साहब उसके लिए जाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं यहां पे तो ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल है ना, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल इन इटसेल्फ, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल जिसको अटैक कर रहा है जिस कार्बन कंपाउंड को उसका स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करता है, उसकी स्टेरिक ओवरक्राउडिंग मैटर करती है, ठीक है, मतलब मेरे को इलेक्ट्रॉन उस तक पहुंचाना है, किस तक, कार्बोकैटायन को, वो भाई साहब जंगल के अंदर है तो मैं कैसे पहुंचूं, ये न्यूक्लियोफाइल का समस्या है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, सो यू दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल इन इटसेल्फ, इट इज नॉट अ कार्बन कंपाउंड, we are trying to compare the nucleophilicity of these three compounds, ठीक है, so methoxide भाई साहब phenol से ज्यादा और phenol एसीटेट से ज्यादा, और ये क्यों ज्यादा हो रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका यहां पे तो एकदम इंटैक्ट है, नेगेटिव चार्ज हिलना डुलना नहीं है भाई साहब, ये तो इंटैक्ट है, यहां पे थोड़ी बहुत रेजोनेंस होगी, लेकिन अल्टीमेटली ऑक्सीजन के मत्थे ही नेगेटिव चार्ज होने वाला है, तो थोड़ा सा डायल्यूशन होगा, लेकिन यहां पे तो कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा भाई साहब, तो यहां पे इसका भी -12 इसका भी -12 हो जाएगा, इसके लिए आपका ऑक्सीजन का इफेक्टिव जो चार्ज होगा दोनों भी ऑक्सीजन वो -12 होगा, ना कि -1, तो ऑब्वियसली जितना कम होता जाएगा आपका चार्ज, जब भी आपने पढ़ा भाई साहब न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल ऑन द न्यूक्लियोफाइल, सो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल इज लेस एंड हेंस इट इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, आर वी गेटिंग दिस, ठीक है, ओके, एनी कंफ्यूजन्स, पेरोक्साइड एंड वाटर बताइए भाई साहब, पेरोक्साइड एंड वाटर, पेरोक्साइड मतलब H2O2, ठीक है, और वाटर बोलो भाई साहब, HOOH एंड वाटर, इनमें से कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, बोला बोला जल्दी से बोला, हाँ H2O, क्यों बोलो क्यों, कौन ये ज्यादा क्यों, हाँ लोन पेयर ज्यादा है, ये तो है कि लोन पेयर ज्यादा है,
तो लोन पेयर ज्यादा है तो क्या होगा, दूसरा रीजन क्या है, जो स्ट्रॉन्गर रीजन ये है कि लोन पेयर में रिपल्शन भी ज्यादा होगा। तो भाई साहब इनको इलेक्ट्रॉन्स को भगाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, चल भाग यहां से, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा, ठीक है। सो लोन पेयर्स को भगाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी इनमें, ठीक है। सो दैट्स द रीजन दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज अल्टीमेटली if the electron is expelled it is going to attack as a nucleophile, ठीक है। तो दिस इज मोर, तो आपका भाई साहब हम बोल सकते हैं पेरोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। हाइड्रोजन एंड अमोनिया सेम, देखो NH2 है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन हो गया NH2, ठीक है, दिस इज NH2 और अमोनिया हो गया NH3। भाई साहब आपके वही लोन पेयर्स हो गए, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, तो आपका हाइड्रोजन इज मोर इफेक्टिव एज अ न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया। आर वी गेटिंग दीस थिंग्स बच्चा बाड़ी? इथॉक्साइड आयन, आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड आयन, टर्स ब्यूटाइल ऑक्साइड आयन। अब संभालिए स्टेरिक, अब देखिए, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल है अभी तक, ये अभी तक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। एथॉक्साइड आयन, देखो भाई साहब एथॉक्साइड क्या होगा आपका, ये हो गया CH3 CH2, ये हो गया O माइनस, एथॉक्साइड हो गया ये, ठीक है, ओके। आइसोप्रोपाइल मतलब ये दो यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये O माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ओके। और क्या हो गया, टर्स ब्यूटाइल, और ये O माइनस, समझ में आ गया ये, ठीक है, ओके। अभी इसमें स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग भूल जाइए, आप अभी भी न्यूक्लियोफाइल से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का भाई साहब क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज मैटर करता है, ठीक है। एक चीज आपने पढ़ी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या होता है, मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं भाई साहब, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स है लेट से, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है, ये पुश करेगा। यहाँ पे भी भाई साहब 3 है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा मतलब ऑक्सीजन, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा मतलब क्या है, इस वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा, और अगर इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सामने वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे भी इंडक्टिव इफेक्ट है, ये दो मिथाइल ग्रुप्स की वजह से, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट इज टेंडेंसी टू पुश द पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका बढ़ेगा, ठीक है। यहां पे भाई साहब नहीं है ये, ओके। तो कायदे से अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो दिस वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, दिस विल बी द मॉडरेट वन एंड दिस विल बी द लीस्ट, ठीक है। अभी आते हैं हम स्टीयरिक पे, ठीक है भाई, ये एक बल्की ग्रुप है, ये एक बल्की ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है, ठीक है। तो भाई साहब इसको ऐसा समझिए कि आप एक छोटे से लेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भाई साहब एक ऐसा बेंच लेकर घुसना है, ठीक है। आपने एक ट्रक को हायर किया है, आपने ऐसी वाली एक गाड़ी को हायर किया है या एक टेम्पो को हायर किया है, इसको हायर करना लॉजिकल बनता है, एक छोटे से लेन में घुसना है भाई साहब, एक एक बेंच को ट्रांसफर करना है, लेट्स से यही है। तो कहीं हम ट्रक लेकर जाएंगे भाई साहब, वो फंस जाएगा, ट्रक लेकर घुसेगा तो फंस जाएगा, वो लेन छोटा है, टेम्पो से काम बन जाएगा भाई साहब, डालो जाकर डिलीवरी करके चला आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम, वाई वुड बी नीड अ बल्की ग्रुप, क्योंकि बल्की ग्रुप ट्रांसपोर्ट में हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो इसका मतलब अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस के हिसाब से देखें, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, लेकिन अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस के हिसाब से देखें तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब कौन पावरफुल, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट एक फार वीक इफेक्ट है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट आप जान लीजिए कि एक वीक इफेक्ट है, सो हियर द प्रीडोमिनेंट थिंग विल बी योर स्टीयरिक थिंग, आपका स्टीयरिक जो ओवरक्राउडिंग है वो वाला कॉन्सेप्ट यहां जीत जाएगा, ठीक है। सो आपका दिस विल बी द राइट ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो CH3O माइनस, तो एथॉक्साइड आयन will be better than isopropyl and this will be better than, और यहाँ पे रीजन क्या है भाई साहब, स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग इज मोर प्रीडोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीयरिक अगर कभी आपका क्लैश होता है कि स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग को प्रेफर करें कि इंडक्टिव इफेक्ट को, सो ऑलवेज गो विद स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत वीक इफेक्ट है,
क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। CH3O माइनस, CH3H माइनस, इन प्रोटिक एंड अप्रोटिक अभी अभी हमने डिस्कस किया। भाई साहब अगर आप प्रोटिक कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, तो ये ग्रेटर होगा और ये लेस होगा। और अगर आप अप्रोटिक में जा रहे हैं तो दिस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दिस। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो चार्ज डेंसिटी, अगर आप चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, इन जनरल आपके जितने भी अनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं आर स्ट्रॉन्गर। अरे बाबा तुम लोग का आधा घंटे का टेस्ट है भाई साहब, क्या कर रहे हो? जाओ जाओ घर जाओ भाई साहब। हाँ, स्टेपलर। ओके, इन जनरल अनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या होते हैं बच्चा पार्टी? जिनमें भाई साहब रहता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अभी अभी हमने देखा जैसे OH माइनस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन H2O। समझ में आ रहा है? जिनके पास भाई साहब नेगेटिव चार्ज रहेगा दे आर मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द हाइयर चार्ज डेंसिटी ऑन द एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स। कंसिडरिंग OH minus and H2O, OH minus has a higher nucleophilicity than H2O because of the higher charge density. Are we absolutely clear about the charge density part of nucleophilicity? The higher the charge density, the higher will be the nucleophilicity or the tendency to donate electrons. लो भाई, क्षमा करो, जाओ भाई ऐसी करो भाई साहब। Stability of the nucleophile for two anionic nucleophiles with the same nucleophilic sites. ठीक है, अगर दो anionic nucleophiles हैं with the same nucleophilic sites but bonded to different groups, the one with lower stability is a better nucleophile. जिसकी स्टेबिलिटी लोअर होगी वो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। ठीक है, अगर देखो समझ लो ऑक्सीजन एक डोनेटिंग पेयर है, ऑक्सीजन डोनेटिंग पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, सेम न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, सिमरन उसको जरा, ऑक्सीजन आपका डोनेटिंग पेयर है। ठीक है, ओके। तो अगर आपका यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे भाई साहब हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, फॉर टू एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स विद द सेम न्यूक्लियोफाइल साइट्स, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सा है? यही ना, इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है? ऑक्सीजन। ठीक है, बट बॉन्डेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, ये भाई साहब किसके साथ बॉन्डेड है? एल्काइल ग्रुप के साथ। ये भाई साहब किसके साथ बॉन्डेड है? H ग्रुप के साथ। ठीक है, द वन विथ लोअर स्टेबिलिटी इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। जिसकी स्टेबिलिटी लेस होगी वो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अभी स्टेबिलिटी तो समझ लो, आउट ऑफ OR माइनस एंड OH माइनस बोथ हैव द सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट दैट इज ऑक्सीजन। दोनों का न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, अभी OR इज लेस स्टेबल since R increases the electron density on the oxygen atom. ठीक है, देखो ऑक्सीजन एटम पे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा वो उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी। अभी देखो समझ लो ये CH3 है, CH3 है और O माइनस है। भाई साहब मिथाइल ग्रुप के लिए इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा। वो क्या करेगा भाई साहब? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के मत्थे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक तो ये ऑलरेडी नेगेटिव, ऊपर से ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो वो खींचेगा और ज्यादा। ठीक है, ओके। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन दस इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा। ठीक है, OR माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH। तो जितना ज्यादा किसी भी कंपाउंड में या एनायन में जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा उसकी अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी उसकी अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। तो अगर CH3O माइनस ले रहे हैं और OH माइनस ले रहे हैं या RO माइनस ले रहे हैं और OH माइनस ले रहे हैं, हमको मालूम है कि यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई है, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई है क्योंकि ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप्स का एक इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ये बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कौन इनमें से, तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? किसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा? जिसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइलिक एजेंट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो आउट ऑफ OR माइनस एंड OH माइनस in which both have the same nucleophile that is oxygen, OR minus is less stable. अभी तो दिया। ठीक है, OR माइनस इज लेस स्टेबल। ठीक है, एंड OH प्लस OH माइनस इज मोर स्टेबल। सो बेटर न्यूक्लियोफिलिक एजेंट विल बी OR माइनस। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत है, बढ़िया भाई साहब। ओके, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होता है? एज द स्टीयरिक हिंड्रेंस अराउंड द न्यूक्लियोफिलिक साइट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल भाई साहब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अभी अभी हमने देखा भाई साहब, देखो ये वाला जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं।
तो स्टीयरिक हिंड्रेंस इसमें बढ़ गया है भाई साहब, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस बेंच को एक बड़ा सा भाई साहब टैंकर, ये लॉरी लेकर जा रहा है, जो काम भाई साहब आपका सिंपल एक छोटे से ऑटो में हो जाएगा, उसको भाई साहब इतने बड़े उसमें हम डाल के लेकर जा रहे हैं। ठीक है, सो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो एज द स्टीयरिक हिंड्रेंस अराउंड द न्यूक्लियोफाइल साइट इंक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर आर्ग्यू करेंगे कि भाई साहब इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ेगा, ठीक है, अगर ज्यादा ग्रुप्स बढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट एक्लिप्स हो जाएगा विथ स्टीयरिक हिंड्रेंस और स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग। ठीक है, ओके, सो कंसीडर CH3O माइनस मेथॉक्साइड आयन है, अभी अभी हमने देखो ये एग्जांपल लिया। ठीक है, CH32 ये हो गया भाई साहब आपका CHO माइनस। ठीक है, आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये हो गया भाई साहब आपका टर्श ब्यूटाइल, टर्श ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो गया O माइनस। तो इनमें से भाई साहब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग? दिस विल बी मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट हैज गॉट द लीस्ट स्टीयरिक हिंड्रेंस। आर वी गेटिंग दिस बच्चा पार्टी? समझ में आता? ठीक है, in CH3O minus there is less steric repulsion for the nucleophilic site, that is oxygen atom. ठीक है, thus it is stronger nucleophile as compared to this and this, in which there is more steric repulsion for the nucleophilic site. ठीक है, आर बी क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक साइड के लिए भाई साहब आपका कम रिपल्शन है इसमें, ना कि इसमें। ठीक है, स्टीयरिक हिंड्रेंस इसमें मैटर करेगा। ठीक है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसका स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग भी मैटर करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसका स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग भी मैटर करता है। ठीक है, दोनों में ही स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से अब यहां पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विल डिक्रीज इफ द स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग इंक्रीजेस। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर? तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, अभी देखो आपके सॉल्वेंट्स, आप जो बोल रहे थे कि प्रोटिक क्या होता है, अप्रोटिक क्या होता है, we will discuss the effect of nucleophilicity in two types of solvents. So one is basically what? Polar protic solvents, example water and alcohol. These are polar protic solvents. ठीक है, polar aprotic solvents acetone and ether. ठीक है, ये आपके भाई साहब हो जाएंगे aprotic solvents. ठीक है, polar protic solvents are capable of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होती है? बाला वाला हाथ डाले से बाला, कौन से सॉल्वेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होती है? हाँ, ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आपके H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, HF में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन के सामने किसी भी, अगर ये तीन आ गए FON, इतना शॉर्ट फॉर्म याद रखो, फोन। ठीक है, फ्लोराइड, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये अगर तीनों आ जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाती है इनके साथ। ठीक है, तो फोन इज बेसिकली व्हाट। तो अभी देखो जैसे आपका एसीटोन एंड ईथर, तो आपका देखो यहाँ पे वाटर और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अल्कोहल है देखो CH3OH। ठीक है, अभी मैं दूसरा मॉलिक्यूल अगर लूं तो यहाँ पे आपका भाई साहब CH3OH, तो CH3OH है, ये आपके H के सामने दूसरे मॉलिक्यूल का CH3OH, तो ये वाला देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ये O आ गया उसके सामने। ठीक है, HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF है, तो फ्लोरीन के सामने हाइड्रोजन आ गया, तो ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है बेसिकली, तो यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन में हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन के सामने ये तीनों जब भी आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो जिन कंपाउंड्स में भाई साहब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख पाते हैं पोलर प्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज दे कंटेन at least one hydrogen atom connected directly to an electronegative atom. And what are these electronegative atoms? Primarily fluorine, oxygen and nitrogen. So these are basically polar protic solvents. ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन एटम तो होगा ही उसमें, और उसका भाई साहब किसके साथ कोरिलेशन होगा? सामने वाले फ्लोराइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कंटेन नो हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि इनके पास भाई साहब हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, एंड दे आर नॉट केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ज्यादा करके आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर अल्कोहल। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, so polar protic solvents are the solvents that can furnish their protons. अभी
हम यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट तो बोल दिया तो हमने समझ में आ गया भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। प्रोटिक मतलब क्या है? आर द सॉल्वेंट्स दैट कैन फर्निश देयर प्रोटॉन्स, ये अपने प्रोटॉन्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है। दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। अभी समझो, ये जो आपको सॉल्वेशन की बात कर रहा था, ठीक है। अगर आप देखोगे सोडियम क्लोराइड, उस समझ लो आपने, ठीक है, आपने ऐसा एक ये लिया और इसमें सोडियम क्लोराइड नमक भर दिया, ठीक है। अभी आप इसको ना भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश कर रहे हो। विल इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू? नो, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्दो sodium chloride is made up of Na and Cl, Na plus and Cl minus ions, still when you're trying to pass electricity through it, it will not conduct electricity. Why? Because sodium and chlorine are bonded very strongly. They are not dispersed. जब तक हम वैसे इसको as ions अलग नहीं करेंगे तब तक ये electricity conduct नहीं करेंगे. Although they are very strong ions, but they are on the same time very strongly bonded to each other. And until unless they are dispersed, they will not conduct electricity. Simple, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी? जब आयंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आयंस ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं। ओके, अगर आपने इसको भाई साहब मेल्ट करा दिया, ठीक है, मेल्ट करा दिया मतलब बहुत ज्यादा हीट दी, बहुत बहुत ज्यादा हीट। सोडियम क्लोराइड का भाई साहब जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है, आपने इसको मेल्ट करा दिया हीट करके, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। लेकिन हमारा फायदा क्या भाई साहब? आपको इतना हीट देना पड़ रहा है तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। आपका जो आउटपुट इनपुट एनर्जी है वो आउटपुट एनर्जी से ज्यादा हो गया, लॉस मेकिंग प्रोसेस हो गया। लेकिन एक बहुत सिंपल सा स्टेप है जिसको हम बोलते हैं भाई साहब, आप इसको वाटर में डिजोल्व कर दो, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर दो। अब भाई साहब करो, दनादन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कंडक्ट होगी भाई साहब। क्यों? ऐसा क्या जादू हो गया भाई साहब? तो सोडियम क्लोराइड भाई साहब जो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहा था और जिसको हमको बहुत ionic compound generally have a very high melting point. Why? Because you have to break down the ionic strong forces which are there between the ions in order to reach their melting point. तो इनका इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ा और वहीं पे आपने एक सिंपल सा प्रोसेस किया, उसको वाटर में डाल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। तो इस प्रोसेस में कोई एनर्जी आपने दिया ही नहीं, तो हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे आयंस आपके रिलीज हो गए। तो ये जो आयंस का रिलीज का प्रोसेस है, ये इतना एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस था जो इतनी आसानी से आपने वाटर से अचीव कर लिया। व्हाट मैजिक हैपेंड, ठीक है, व्हाट इज द मैजिक दैट हैपेंड? आप इन्हीं आयंस को सेपरेट करने के लिए इतना बड़ा हीट दे रहे थे, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, उसी को आप एक मैजिकल प्रोसेस से वाटर में डिसॉल्व करते हो और भाई साहब आप उसको अचीव कर लेते हो, ठीक है। तो ये हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, वाटर इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, सो व्हाट विल हैपन एज सून एज यू डिसॉल्व, हर कंपाउंड में जब आप सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें, किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो वो सेपरेट होते हैं, लेकिन कितनी देर तक आप उनको सेपरेट रख पाते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेपरेट होंगे, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला, सेपरेट होंगे, फट से फिर से आ जाएंगे, अगेन दे विल कंबाइन, ठीक है। यहां पे सेपरेट होके कंबाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका वाटर मॉलिक्यूल भाई साहब क्या है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है ना भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सोडियम जैसे जैसे ही आपका सेपरेट हुआ Na+, तो ये किससे घिर जाएगा भाई साहब? ये सारे O से घिर जाएगा भाई साहब, ये सारे जो O नेगेटिव है इनसे घिर जाएगा, O नेगेटिव है, इन सब O नेगेटिव से भाई साहब ये घिर जाएगा, ठीक है। तो आपका H+ और ये H+, ये H+, ये घिर जाएगा। ये जो घिर गया अभी, और इसका काउंटर पार्ट क्लोरीन के साथ क्या होगा? क्लोरीन भाई साहब क्या होगा? सारे H+ से घिर जाएगा भाई साहब, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसका, तो सारे H+ इसको घेर लेंगे, क्लोरीन को। अब भाई साहब इन दोनों में दूरी परमानेंट होगी, अब ये दोनों मिल नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो प्रेमिका प्रेमिक जो भी हैं, शादी करना चाहते थे, फैमिली भाई साहब एकदम कट्टर, बंदूक बंदूक लेके उतर पड़ी, अब ये भाई साहब मिलन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दिस इज हाउ यू कंसिडर दिस। ये क्या हो गया भाई साहब? आपका सॉल्वेशन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेशन। और ये कब हुआ? जब आपने वाटर जैसे कंपाउंड में इसको डिसॉल्व किया। ये सारे कंपाउंड में होगा, लेकिन सोडियम को जैसे आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वाटर में ये परमानेंटली सेपरेट होगा, ठीक है। इसीलिए आप
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है। जैसे ही कंसीडर लेट्स से NaCl, तो NaCl मतलब ये M प्लस मतलब क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस टाइप सॉल्ट, ठीक है, डिजोल्व इन ROH। तो आपने जैसे वाटर में डिजोल्व किया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये Cl माइनस है, ठीक है, और ये Na प्लस है। तो ऑक्सीजन जो नेगेटिव पार्ट है इन अ वाटर मॉलिक्यूल विल सराउंड द सोडियम मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन विच इज द नेगेटिव मॉलिक्यूल इन सोडियम क्लोराइड विल बी सराउंडेड बाय द H मॉलिक्यूल। तो अभी भाई साहब इनका मिलन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ दे आर नॉट गोइंग टू रिकम्बाइन, तो दे आर नाउ सेपरेटेड फॉर परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली सेपरेट हो गई आयंस। अभी यही चीज अगर आप किसी अल्कोहल में डाल रहे हैं, अल्कोहल टाइप सॉल्वेंट, सो Na plus ions are solvated by the O terminals of the solvent and Cl minus ions are terminated by the H terminal। सेम चीज होगी भाई साहब, ठीक है। तो समझ लो ROH है, तो ROH है भाई साहब, इसमें तो नेगेटिव रहेगा ही, तो Na भाई साहब किससे गिर जाएगा, अब की बात फिर से Na O माइनस से गिर गया, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। ये ROH है, देखो Na प्लस किससे गिर गया, इससे गिर गया, समझ में आ रहा है। एंड Cl माइनस विल बी ऑब्वियसली सॉल्वेटेड बाय द H टर्मिनल्स, H टर्मिनल जो पॉजिटिवली चार्ज है उससे भाई साहब ये गिर जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो वाटर हो या अल्कोहल हो, बोथ आर व्हाट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग, whenever you are trying to dissolve a salt in it, they are causing solvation, which means that these salt, whatever ions they are composed of, they are not able to meet anymore, ठीक है, परमानेंट भाई साहब आपका डिसोल्यूशन हो गया। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, वन इज पोलर सॉल्वेंट। अभी पोलर सॉल्वेंट का म्यू, म्यू मतलब होता है आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पढ़ चुके हो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बोलो भाई साहब क्या होता है। यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है, इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2l या l, जो लेना है ले लो भाई साहब। तो डाइपोल मोमेंट वह कहा हो जाएगा रे, Q इंटू एल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट पोलर सॉल्वेंट में जीरो नहीं होगा, मतलब देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जैसे भाई साहब आपका H प्लस है और Cl माइनस है, ठीक है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का लेंथ है, ठीक है। तो आपका डाइपोल मोमेंट कहां से कहां तक होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो योर डाइपोल मोमेंट विल एग्जिस्ट, देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये डाइपोल मोमेंट क्या है, बेसिकली डाइपोल मोमेंट विल एग्जिस्ट वेयरएवर अ डाइपोल एग्जिस्ट। एंड व्हाट इज अ डाइपोल, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बाय सर्टेन लेंथ इज नोन एज डाइपोल। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, इनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव, पहली बात तो आयन से बने नहीं है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ठीक है, तो उसमें वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जो आपका H एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है, ये जो आपका H एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है, ये जो आपका H एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ये आपका H एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। सिंपल भाई साहब, H का अगर किसी के साथ भी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो वो पोलर प्रोटिक बना देगा, ठीक है, क्लियर है। H एटम इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी कंफ्यूजन क्या है, आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखोगे कि भाई हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो कहीं इसको पोलर प्रोटिक नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपका ये DMA है, विच इज ऑल्सो नोन एज NN डाइमिथाइल एसिटामाइड, बहुत ज्यादा ये यूज होगा आपका DMA, DMF, DMSO, दीज आर बेसिकली व्हाट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, आपका ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है, किसी भी हाइड्रोजन को देखो, ये कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ। मतलब किसी हाइड्रोजन के साथ FO या N की बॉन्डिंग नहीं हो रही है। सो ऑल्दो इट हैज ऑक्सीजन, ऑल्दो इट हैज हाइड्रोजन, ऑल्दो इट हैज नाइट्रोजन, स्टिल इट इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, जहां पे भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सामने FO या N आ जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है, वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ पे H होने के बावजूद, O होने के बावजूद और N होने के बावजूद भी ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी H का डायरेक्ट बॉन्डिंग O या N के साथ नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है, जितने भी H आप देख रहे हो, ये वाला H C के साथ, ये वाले तीनों H C के साथ, ये वाला तीनों H C के साथ। अभी हम आते हैं NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, अभी DMF बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, और आपके IIT वगैरह के सवाल में ऐसे ही पूछा जाता है, DMA, DMF या DMSO, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देख लो भाई साहब, ये वाला किसके साथ है, C के साथ है,
ये वाला H किसके साथ है भाई साहब, C के साथ है। तो in spite of having both nitrogen and oxygen, none of the hydrogen atoms are directly bonded to a nitrogen or oxygen. क्या ये समझ में आ रहा है? So this will also qualify for a polar aprotic solvent despite the fact that it has got both hydrogen, oxygen or even nitrogen. Again let's look at this one. ठीक है, जैसे एसीटोन है, देखो एसीटोन में भी देखो ये H C के साथ, ये H C के साथ, O के सामने तो कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जैसे DMSO, यहाँ पे भी ये HC के साथ, ये वाला DHC के साथ। ठीक है, तो ईथर देख लो भाई साहब, ईथर में भी अगर आप देखोगे ये ROR डैश है ना, लेट्स से, तो समझ लो ये CH3 है, O CH2 CH3 है, ये H भाई साहब इसी के साथ, ये H इसी के साथ, ये H इसी के साथ। नोबडी इज बेसिकली बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन डायरेक्टली। क्या ये समझ में आ रहा है? पोलर प्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक में आपका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, पोलर अप्रोटिक मोमेंट में आपका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, मतलब देयर विल बी अ रिजल्टेंट डाइपोल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपका H विल बी बॉन्डेड टू ईदर अ फ्लोरीन, ईदर ऑक्सीजन और अ नाइट्रोजन डायरेक्टली। पोलर अप्रोटिक में whether you have oxygen, nitrogen or fluorine or any other, ठीक है, but your hydrogen atom will not be bonded to any of these atoms directly. ठीक है, the reason why CH3OH, that is an alcohol, is basically qualifying for a polar protic solvent is because your H is bonded directly to this. ये H आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। बाकी ज्यादा करके जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, you will basically they will generally qualify for aprotic solvents. ठीक है, but here in this case the H atom is directly bonded to an oxygen atom. That's the reason it is falling in polar protic solvents. क्या पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का मतलब समझ में आ रहा है? और इसमें न्यूक्लियोफाइल का व्यवहार कैसे चेंज हो जाता है ये समझ में आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे आप, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज इफ यू आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में इंक्रीज क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका सॉल्वेशन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे वैसे उनका सॉल्वेशन कम होता जाएगा, और जितना कम सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा वो फ्री होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। जैसे देखो बोथ कैटायंस एंड एनायंस आर सॉल्वेटेड। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कोई MX माइनस डाल दिया तो उसमें कैटायन और एनायन दोनों भी सॉल्वेटेड हो जाएंगे। जैसे सोडियम देखो यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया, पूरा ऑक्सीजन से गिर गया, ये नेगेटिव ऑक्सीजन से गिर गया तो सॉल्वेशन हो गया यहाँ पे। क्लोरीन भाई साहब क्या हो गया, पूरे H से गिर गया तो इसका भी भाई साहब क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन हो गया, H प्लस से गिर गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट इज कंप्लीटली सॉल्वेटेड। ठीक है, ओनली कैटायंस आर सॉल्वेटेड एंड नॉट अनायंस, ये ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली कैटायंस आर सॉल्वेटेड एंड नॉट अनायंस। मतलब यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड को आपने किस में डिसॉल्व किया है, लेट्स से एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। ठीक है, सोडियम जो है तो इलेक्ट्रॉन से घिर जाए, मतलब आपके नेगेटिव चार्ज से घिर जाएगा, लेकिन क्लोरीन नहीं गिर पाएगा। ठीक है, क्लोरीन को कौन घेर रहा था, कौन घेर रहा था, हाइड्रोजन। इन किसमें, पोलर प्रोटिक में। यहाँ पे हाइड्रोजन के मत्थे चार्ज ही नहीं चढ़ रहा है। क्यों नहीं चढ़ रहा है, इसको समझिए, क्यों नहीं चढ़ रहा है? हाइड्रोजन के मत्थे चार्ज क्यों नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन के सामने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। हाइड्रोजन के सामने अगर आपका ऑक्सीजन होगा, जैसे यहाँ पे था, तो हाइड्रोजन के सामने क्या है, ऑक्सीजन है, वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके मध्य पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे भाई साहब ये काम नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका मेटल एटम को मिल जाएगा सॉल्वेशन, लेकिन जो नॉन मेटल क्लोरीन पार्ट है उसको सॉल्वेशन का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, so only cations are solvated and not anions due to steric overcrowding। ठीक है, स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग की वजह से। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या हो जाएंगे, नीदर कैटायन नॉर अनायन। ठीक है, तो पूरे नॉन पोलर हो गए। देखो पोलर अप्रोटिक इज डिफरेंट, अप्रोटिक डिफरेंट है, प्रोटिक डिफरेंट है, और नॉन पोलर डिफरेंट है। नॉन पोलर में तो भाई साहब कोई कैटायन और अनायन कोई भी सॉल्वेशन नहीं होगा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, जो एकदम प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं भाई साहब। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें तो कोई आपका भाई साहब सीन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? So these are non-polar solvents. So we have three types of solvents: polar aprotic, polar protic, and the third one is non-polar.
नॉन पोलर में तो कोई सॉल्वेशन का, तो आपके पोलर अप्रोटिक में भाई साहब क्या बनेगा, सॉल्वेशन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कटायंस का होगा, अनायंस का नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हम बच्चा बॉडी? ओके। जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आप देखोगे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, अगर व्हेन यू आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है, द एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। व्हाई विल इट इंक्रीज? बिकॉज विथ एवरी ग्रुप an additional shell is getting added. When you are moving down in a group, an additional shell is getting added to the atoms. ठीक है, so all of these belong to the group 17 or halogen groups, but when you are going down in a group, what is happening? Subsequently their sizes are increasing. If their sizes are increasing, the degree of hydration क्या हो जाएगा भाई साहब, इंक्रीज होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब जैसे ही आपने इसको किसमें डाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, अगेन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रेशन होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ मेटल एटम्स का होगा, नॉन मेटल एटम्स का नहीं होगा, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जितनी बेसिसिटी उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी। समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी हम आते हैं किसमें, हम बात कर रहे हैं भाई साहब पोलर प्रोटिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक में, तो पोलर प्रोटिक में दोनों का सॉल्वेशन होगा, मेटल एटम्स का भी और नॉन मेटल एटम्स का भी, मतलब इनका भी सॉल्वेशन होगा। कौन ज्यादा घिरेगा, वाटर मॉलिक्यूल से भाई साहब ये घिर जाएगा ज्यादा। ठीक है, देयर विल बी मोर वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर बेसिकली सराउंडिंग द फ्लोरीन एटम देन द आयोडीन एटम। क्या ये समझ में आ रहा है? सॉल्वेशन किसका ज्यादा हुआ, फ्लोरीन का ज्यादा हुआ, तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, जो जितना घिर जाएगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज। ठीक है, सो द हाइड्रेटेड आयन इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो व्हेन यू आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है, विथ द हाइड्रेशन, ठीक है, द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको ऐसा टेढ़ा करके देखो ना, ये हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भाई साहब इंक्रीज होगी, इधर इट इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना, इसका सबसे कम इसका सबसे ज्यादा। हाइड्रेशन, तो क्या क्या रीजन है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस, हाइड्रेशन भाई साहब बढ़ जाएगा। ठीक है, किसका बढ़ जाएगा, फ्लोरीन का बढ़ेगा, फ्लोरीन का हाइड्रेशन सबसे मैक्सिमम होगा, इसका उससे कम, उसके से कम, इसका सबसे कम, क्योंकि साइज ऑफ एटम मैटर्स, यहाँ पे साइज ऑफ एटम हाइड्रोजन के लिए मैटर करता है। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे फ्लोरीन का जो हाइड्रेटेड आयन है, फ्लोरीन के पास भाई साहब 50 वाटर के मॉलिक्यूल्स, आयोडीन के पास भाई साहब 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रेटेड आयन किसका सबसे ज्यादा हुआ, फ्लोरीन का। ये भाई साहब एकदम डर ऐसे घूम रहा है भाई साहब, रावण की तरह। ठीक है, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इंक्रीज हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, डिक्रीज हो जाएगी। जितना आपका हाइड्रेटेड आयन बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी डिक्रीज होगी। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस? तो हाइड्रेशन इज एडिशन और एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी ब्रेकिंग, और कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स में आपके चार्जेस हैं, हाइड्रोजन के मत्थे भी है और ऑक्सीजन के मत्थे भी हैं, तो इसीलिए ये किसी मेटल एटम को या किसी हैलोजन एटम को सराउंड करेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन बच्चा पार्टी? क्या ये क्लियर है? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर सॉल्वेंट्स दैट कैन नॉट फर्निश देयर प्रोटॉन्स। तो ये कौन से हैं भाई साहब, ये प्रोटॉन्स को फर्निश नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो सोडियम, ये एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ने अभी ऑक्सीजन के मत्थे नेगेटिव चार्ज है तो इसने इसको घेर लिया है। ठीक है, तो आपने देखा कि सिर्फ मेटल एटम ही घिरेगा। ठीक है, ओके, सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर सॉल्वेंट्स दैट कैन नॉट फर्निश देयर प्रोटॉन्स, दे डोंट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अभी अगर आपने यही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में डाला जहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है, सो आप बताओ भाई साहब, अभी आपका जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है या फ्लोरीन है या आयोडीन है, तो इसमें किसका किसका मेटल एटम का सॉल्वेशन हो रहा है, नॉन मेटल का सॉल्वेशन नहीं होगा, सॉल्वेशन नहीं होगा तो हाइड्रेशन नहीं होगा, तो अभी कौन स्ट्रांग होगा, फ्लोरीन। समझ में आ रही है? अभी वो आजाद है, ठीक है, अभी उसका हाइड्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो कंसीडर NaMX टाइप सॉल्ट डिसॉल्व इन अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या होगा, सोडियम आयन इज सॉल्वेटेड, मेटल एटम सॉल्वेट होगा किसमें, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में मेटल एटम सॉल्वेट होगा, but the chloride ions cannot be solvated because the partial positive charge of sulfur is hindered by their methyl groups। तो ये partial positive charge है सल्फर का, इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन it is hindered by the sulfur by the methyl groups। ये partial positive charge आपका हिंडर हो जाएगा किससे, मिथाइल ग्रुप से। so the chloride ions remain unsolvated। सिंपल सा मानो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ मेटल एटम्स का ही सॉल्वेशन होगा,
नॉन मेटल आयंस का सॉल्वेशन नहीं होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन जो भी होंगे वो फ्री होंगे, हाइड्रेटेड नहीं होंगे। हाइड्रेटेड नहीं होंगे तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अभी किसकी ज्यादा हो जाएगी, फ्लोरीन की। ठीक है, सो नाउ, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, साइज अभी देखो किसका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसका साइज सबसे कम उसके लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। ठीक है, साइज पहले क्या था, हाइड्रेटेड आयन पे आप जा रहे थे, हाइड्रेटेड आयन पे जा रहे थे, तो हाइड्रेटेड आयन का फ्लोरीन का साइज सबसे ज्यादा था, तो उसके हिसाब से भाई साहब फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम थी। यहां पे भाई साहब आपकी न्यूक्लियो, पहली बात तो हाइड्रेशन हो नहीं रहा है, और सिंपल साइज पे आएंगे तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम, जिसका साइज सबसे कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर थ्रू हाउ द बिहेवियर ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल चेंजेस विथ पोलर प्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट्स? ठीक है, हैव योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर एंड रिमेंबर दीज नेम्स। ये डीएमएसओ, ये जो नाम है ना, इसमें मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूं। ठीक है, ये आपका डीएमए, डीएमएफ और डीएमएसओ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज सॉल्वेंट्स हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, आई विल सेंड द नोट्स बट मेक श्योर यू मेक अ नोट ऑफ इट एज वेल। ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली टेंडेंसी एबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली पढ़ चुके भाई साहब। बेसिसिटी क्या है भाई साहब, तो बेस न्यूक्लियो, अभी देखो यहाँ पे ये गया तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया, तो ये भाई साहब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी विल, तो न्यूक्लियोफाइल विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू इट। क्या ये समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू इट। Basicity generally tendency or ability of a species to donate pair of electrons during protonation। तो आपका भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, ठीक है, और इसको लेकर चला जाएगा। ठीक है, ये एक्स रेंडर हो गया। ठीक है, मेजर्स हाउ अ बेस शेयर्स इज इलेक्ट्रॉन्स विद अ प्रोटॉन। तो दोनों भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जनरली, और आपका यहाँ पे बेस जो है वो हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर रहा है और उसी को लेकर भागा। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप देखो इससे क्या जनरेट होगा, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन के बाद कुछ और आएगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, इससे जनरेट होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, और इससे क्या जनरेट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक को आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो बोथ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। अगर आप पीरियड में देखोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप देखोगे पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसका सबसे ज्यादा, इसका सब, और बेसिसिटी का भी यही है। ठीक है, सो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड, द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इंक्रीजिंग and the basicity is also increasing. If you are moving from left to right in a period, the nucleophilicity is also decreasing and the basicity is also decreasing. Are we clear to this? ठीक है, okay. तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया CH3NH2OH, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से भाई साहब आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। Okay, okay, okay. So nucleophilicity is a measure of how fast a nucleophile is able to attack an electrophilic center. It is a kinetic property. ठीक है, कितनी जल्दी वो अटैक कर सकता है, तो दिस इज बेसिकली अ काइनेटिक प्रॉपर्टी। बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इट रिलेट्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर कोई स्टेबल अनायन है तो वो वेग बेस हो जाएगा, जितने भी आपके स्टेबल चीजें होंगी वो वीक होंगी, वीक न्यूक्लियोफाइल। द मोर स्टेबल इज अ न्यूक्लियोफाइल, द वीकर न्यूक्लियोफाइल इट विल बी। द मोर स्टेबल इज अ बेस, द वीकर बेस इट विल बी। ठीक है भाई, जो स्टेबल है वो काहे को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसका पेट भरा हुआ है भाई साहब, उसको क्या जरूरत है। ठीक है, ओके, सो बेसिसिटी, इसको लिख लीजिए भाई साहब, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट, तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है। काइनेटिक प्रॉपर्टी मतलब how fast is it able to attack an electrophilic center. It is a kinetic property and basicity is a thermodynamic property. It relates with stability. Basicity आपका thermodynamic property हो जाएगा। डन, ठीक है।
ओके, अ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जैसे देखो यहाँ पे OH माइनस है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? अरे चचा ये क्या है, बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? एसिड मतलब एसिडिटी किसके लिए होती है? कौन से आयन के लिए कोई एसिड या बेस, एसिड या बेस कब कब बिहेव करता है? व्हेन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। समझ में आ रहा है ये? तो एक्चुअली में वाटर में आप न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हैं तभी एसिडिटी या बेसिसिटी क्रिएट होती है। एसिड को आप ऐसे ही रखोगे, अगर सॉलिड फॉर्म में एसिड है तो कोई एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, वैसे ही बेस भी है, वो बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। आपके H और OH इनसे बना है आपका वाटर मॉलिक्यूल H प्लस एंड OH माइनस। जैसे ही आपने किसी एसिड को डिसॉल्व किया इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? H प्लस का, तो यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। जैसे किसी एसिड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो अभी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? OH माइनस से बढ़ गया, सो इट विल बिहेव एज एन एसिड। Similarly, when you're dissolving NaOH in H2O, then what will happen? OH minus का concentration by सब H plus से बढ़ गया, so it will start behaving as a base. Making sense? ठीक है, ये सिंपल चीज है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या ये बेस है, एसिड क्या होता है? एसिडिटी इज ड्यू टू H प्लस आयंस। तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे अगर H प्लस आयंस को हम करेंगे तो ये क्या बनाएगा? H2O। तो अगर OH माइनस आयंस का कॉन्जुगेट बेस हम देखेंगे तो वो क्या होगा? H2O। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो OH माइनस में और H2O में, तो हम यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस और की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर कॉन्जुगेट होगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो एजेंट होगा वो सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जिसके लिए होगा वो सेम रहेगा ना भाई साहब। H का ऊपर नीचे हुआ है लेकिन O तो सेम रहेगा ना, और O ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वाई इज इट एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज इट हैज O इन इट, ऑक्सीजन इन इट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस चीज को ऐसे लिखा गया है, और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। सो हम बोलेंगे कि भाई साहब OH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड विच इज H2O। पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और समझ चुके हैं इस चीज को। ओके, when the attacking nucleophile is approximately same in size, then a stronger base is better nucleophile in a period। सिंपल है भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आपने देखा CH, अगर एक पीरियड में आप भाई साहब ऐसे जा रहे हैं तो आपका CH NH2OH, इनमें से भाई साहब CH3 is greater than NH2, so it is a better nucleophile than this is a better nucleophile than this, and this is a better nucleophile than this। We have seen this, ठीक है। Across the period nucleophilicity and basicity order is same। अगर आप देखोगे यही आपका भाई साहब, ये जो पीरियड में हम जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिक्रीजिंग and the basicity is also decreasing because both are tendencies to donate electrons, one to donate electron to a proton and the other to donate electron to a carbocation। ठीक है, correct, okay। When the attacking nucleophile is different in size in a group, then the role of solvent down the group nucleophilicity and basicity order may or may not be the same। और यही होता है भाई साहब, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने देखा कि आयोडीन इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एंड फ्लोरीन इज द वर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में भाई साहब फ्लोरीन इज मोर, एंड क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेशन ऑफ एनायन हो नहीं रहा है, जहां पे भी सॉल्वेशन होगा वहां पे हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन की वजह से सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन की वजह से साइज बढ़ जाएगा। जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा सॉल्वेशन, इसीलिए वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। In a polar aprotic solvent, we have seen that only metal atoms are hydrated or solvated, non-metal atoms are left ashore। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फ्लोरीन डोमिनेट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये आपको समझना है भाई साहब पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक में, ठीक है। बेसिसिटी ऑर्डर, मोस्ट स्टेबल इज वीकर बेस। अभी इनमें से अगर आप देखोगे बेसिसिटी ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो आपका बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई साहब? वही सेम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आपका क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। बेसिसिटी, ओके, बेसिसिटी पोलर अप्रोटिक और प्रोटिक दोनों में ही सेम रहेगा। कारण बताइए? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, और चलिए बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, मैं बता रहा हूं कि भाई साहब फ्लोरीन का बेस्ट है तो ये इंक्रीज करेगा यहां से यहाँ, आयोडीन से ज्यादा फ्लोरीन बेटर है, और पोलर अप्रोटिक में भी ये इंक्रीज करेगा। क्यों?
किसके साथ? बेसिसिटी के साथ। बेसिसिटी के साथ क्यों रिलेशन नहीं है पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक में? देखिए आपका जो पोलर प्रोटिक है या पोलर अप्रोटिक है, बेसिसिटी क्या कर रहा है? व्हाट इज बेसिसिटी? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एच एटम, ठीक है। यस, तो यहाँ पे साइज ऑफ एटम्स के साथ यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्ग है तो वही रहेगा, तो बेसिसिटी इज नॉट ऑल्टर्ड। लेकिन अगर आप पोलर प्रोटिक यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो पोलर प्रोटिक में क्या हो जाएगा? ये ज्यादा होगा, ठीक है। ये वही रहेगा पोलर अप्रोटिक में। तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स इज गोइंग टू बी द सेम, however it might reverse in polar aprotic solvents, so if nothing is mentioned। अच्छा हाँ, एक और चीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मेंशन नहीं किया रहता है कि भाई साहब सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। if it is not mentioned in a question, whether the question is of a board level or competition level, then always assume that the solvent is polar protic solvent, ठीक है, clear है? Okay, okay, in case of same donor atom generally nucleophilicity and basicity order is same, stronger base is stronger nucleophile। अभी donor atom देखो यहाँ पे OR, यहाँ पे हो गया PHO, यहाँ पे हो गया ये, दोनों एटम सब में क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन अभी अभी हमने एग्जाम्पल को पढ़ा था, ठीक है। इसमें भाई साहब क्या है? CH3O माइनस है, ये हो गया CH3O माइनस है, कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका भाई साहब चार्ज फिक्स हो गया। इसमें भाई साहब क्या है? ये O माइनस है, फिनॉक्साइड है बेसिकली, ठीक है। तो ये फिनॉक्साइड है भाई साहब, इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा? घूमेगा, लेकिन घूमने के बावजूद भी इसका रेजोनेंस इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे भाई साहब परमानेंट रेजोनेंस होगा भाई साहब, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार इसके मत्थे आएगा, ठीक है, और एक बार इसके मत्थे आएगा, तो आपका इफेक्टिव चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? पर ऑक्सीजन एटम हाफ ही होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हाफ ही होगा। तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉक्साइड, मेथॉक्साइड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉक्साइड, एंड दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसीटेट आयन, ठीक है। एसीटेट आयन विल बी द वीकेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्लियर है। इन तीनों में से एसीटेट आयन वीकेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका रेजोनेंस भाई साहब परमानेंट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो माइनस हाफ का ही वैल्यू आएगा। आर वी गेटिंग दिस बच्चा पार्टी? सिंपल है। ओके 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 ओके। द रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में RX और NU, ये हो गया RNU और X। The reaction has been found to proceed by two different mechanisms. One is SN1 substitution nucleophilic unimolecular, और ये हो गया भाई साहब 2 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आपका बाइमोलिकुलर है। दिस इज बेसिकली बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर है। दोनों में न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 विच इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? एक अल्काइल हैलिड है, ये न्यूक्लियोफाइल है जो इसको अटैक कर रहा है, तो अल्काइल हैलिड और न्यूक्लियोफाइल में कंपाउंड बन जाएगा, और जो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, आयोडीन है वो चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका क्या है? तो ये है अमन मिश्रा का ब्रश करने का प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज RX, तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ये R और X में, तो अभी तक न्यूक्लियोफाइल का कोई अटैक नहीं हुआ है। They will basically distribute themselves first into R plus, which is carbocation, and X minus, which is the halide ion, ठीक है। Now the nucleophile will attack, and this is a fast process। न्यूक्लियोफाइल फट से अटैक करेगा, और आपने देखा कि भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस टाइप का प्रोसेस है? काइनेटिक प्रोसेस है, ये आपके स्पीड ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिल का अटैक जो है वो फास्टर प्रोसेस है, ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, ये वाला स्लोअर है, और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द वन विच इज स्लोअर इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, RDS बोलेंगे। तो ये क्या किस टाइप का रिएक्शन है? इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, तो काइनेटिक क्या हो जाएगा भाई साहब? के अल्काइल हैलिड, मतलब हम इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम इसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो द रिएक्शन कांस्टेंट इनटू अल्काइल हैलिड, अल्काइल हैलिड भाई साहब, रिएक्शन कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ये अल्काइल हैलिड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो क्वेश्चन है क्या ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। आपका रेट किस, मैंने अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया तो क्या मेरा रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा? नो। अगर मैंने ये न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, सो विल माय फॉर्मेशन ऑफ
this compound increase? No, it is not going to get impacted, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं। रेट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब? रेट इज ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग अपॉन द एल्काइल हैलिड का कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको वाकई में स्पीड बढ़ाना है, एल्काइल हैलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए। दैट इज द रीजन इट इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ये पावर क्या है? 1 है। दैट इज द रीजन इट इज यूनिमोलिक्यूलर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर इस रिएक्शन का रेट आपको बढ़ाना है तो आपको एल्काइल हैलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से आपके SN1 मैकेनिज्म में आउटपुट नहीं बढ़ने वाला। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो ऑर्डर क्या हो गया भाई साहब इसका? 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई इसकी? 1। एक मॉलिक्यूल और ऑर्डर क्या है भाई साहब यहाँ पे? 1 है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलिड। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया? ये 1 और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी इज आल्सो 1। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कितना भी बढ़ाओ आपका रेट नहीं बढ़ने वाला अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल। तो इंटरमीडिएट क्या हो रहा है भाई साहब? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है विच इज एन अनस्टेबल थिंग। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। जितने भी आपके कंपटीशन के सवाल है ना भाई साहब इसमें बनते हैं, ठीक है, लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। ये रीअरेंजमेंट भाई साहब अलग अलग होगा। आपको दिखेगा भाई साहब हाइड्राइड शिफ्ट होते हुए, ठीक है, आपको दिखेगा भाई साहब हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें होती हैं जो जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब ओ तुम चले गए, हम तुम्हारे गम में हैं भाई साहब, हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। नहीं भाई साहब, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। इसी के अंदर बहुत कुछ चेंज हो सकता है, इस कार्बोकैटायन के अंदर ही बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे इंपैक्ट्स हैं जिसके वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। आपने पढ़ रखा है टर्शियरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? नहीं, SN1 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूँ। कौन सा कार्बोकैटायन? प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर किसी कंपाउंड में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब टर्शियरी बना पाए तो बनाएगा, कार्बोकैटायन की अवस्था में ही बनाएगा। वी विल सी ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ये बढ़ाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ये बढ़ाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में भाई साहब आपके H2O या ROH जब आपने यूज किया है, इसीलिए SN1 रिएक्शन में आप ये अज्यूम ही कर लो कि भाई साहब अगर आपको सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया हुआ, इट डेफिनेटली हैज टू बी अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाले कम से कम कैरेक्टरिस्टिक्स। टू स्टेप रिएक्शन डन डन, ओके। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री? तो आप समझिए ये एक एल्काइल हैलिड है। ठीक है, वेज मतलब समझते हैं ना, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर्स। तो वेज मतलब आपकी तरफ, डैश मतलब आपसे दूर। ठीक है, ये आर डैश डैश है कोई ग्रुप, ये आर है, ये आर, तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ भाई साहब, सिंपल। इसका हैलिड आयन चला गया तो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ठीक है, जिधर से एल्काइल ग्रुप गया है, सॉरी अपना हैलिड ग्रुप गया है, उधर से भी आ सकता है, और जिधर से नहीं गया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ये? This attacking nucleophile can actually attack the carbocation from both sides. From the side wherein the
halide has gone, it can attack from that side and it can also attack from the opposite side as well. तो अगर भाई साहब इधर से अटैक करता है तो इसको अपन बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट. वाई रिटेंशन प्रोडक्ट? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर रिटेन हो गया. स्ट्रक्चर कैसे रिटेन हो गया भाई? यहाँ पे पहले हैलिड था, उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो स्ट्रक्चर आपका रिटेन है. और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट. मतलब आपका ऑलमोस्ट मिरर इमेज है, दोनों भी आपके मिरर इमेजेस है, दे आर बोथ मिरर इमेजेस. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड inversion product. Both of these are known as enantiomers because they are mirror images of each other. ठीक है, ये आपके भाई साहब enantiomers हो जाएंगे. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऑक्यूपाइज अ पोजीशन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप. और रिटेंशन प्रोडक्ट में भाई साहब क्या है? द न्यूक्लियोफाइल occupies a position. The nucleophile occupies a position, ठीक है, same as the living group. The nucleophile occupies the position same as the living group. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पाड़ी? ओके. Theoretically, racemic mixture must be formed, but inversion product dominates over retention product. Partial racemation take place. अभी देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, ये 50% बनना चाहिए, ये 50% बनना चाहिए, है ना? आइडियली तो ये होना चाहिए. वो न्यूक्लियोफाइल तो फ्री है, उधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. So ideally this should be 50-50%, but generally we see that the inversion products is close 60%, 70%, कहीं कहीं पे 80% भी हो जाता है. और ये भाई साहब साइमल्टेनियसली 40, 30 और 20% होता है. ऐसा क्यों? कोई रीजन क्या हो सकता है? रीजन बताइए. हाँ, नहीं नहीं, स्टेरिक इंडेक्स नहीं आ रहा है यहाँ पे. क्या रीजन हो सकता है? आपका रीजन आपका लिविंग ग्रुप है. ठीक है, लिविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है भाई साहब. लिविंग ग्रुप क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, तो भाई साहब ये बंदूक बंदूक लेकर निकल रहा है भाई साहब. ठीक है, और ये अटैक करने आ रहा है, तो इसके लिए इधर से आना मतलब इसको एनकाउंटर करना है और रिपल्शन क्रिएट करेगा. ठीक है, जब तक ये पूरा चला नहीं गया है तो वो रिपल्शन क्रिएट करेगा. ये तो जा रहे हैं भाई साहब, ये आ रहे हैं, ओ तुम आए क्या भाई साहब, ओ नहीं, रिपल्शन. समझ में आ रहा है? ये इधर इधर खाली रास्ता है, इधर से आ रहा उसका जाने लिए आराम हो. ठीक है, सिंपल चीजें बता रहा हूं आपको. ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो एग्जिट उसका रास्ता है किसका? आपका हैलिड आयन का. हैलिड आयन ऑब्वियसली इज नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो नेगेटिव. Obviously, when they confront each other, there will be a repulsion that will be created. So halide ion is moving in its way. Nucleophile अरे बाप रे, यहां से क्यों जाऊं भाई साहब, तो इधर से आएगा. तो इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है? आइडियली इट मींस 50-50 दोनों, इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों 50-50. लेकिन यहाँ पे आपको कभी 50-50 नहीं मिलेगा, आपको जनरली इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा. बिकॉज फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू एंटर or rather attack the carbocation from the opposite end of the leaving group is more easier because it faces less of resistance or repulsion in that way. क्या ये समझ में आ रहा है? Okay, are we clear to this one? Theoretically आपके racemic mixture must be formed, but inversion product dominates over retention product. Partial racemation takes place. Actual racemation मतलब क्या होता है? 50-50. तो यहाँ पे partial racemation है, मतलब या तो 60-40 का रेशियो होगा, 70-30 का रेशियो होगा, या तो 80-20 का रेशियो होगा, डिपेंड करता है. और अगर स्टीयरिक इंडेक्स ज्यादा हो गया तो और ज्यादा ये इंपैक्ट कर जाता है. ठीक है, खैर, तो reactivity towards SN1 reaction is directly proportional to the stability of the carbocation intermediate. ठीक है, रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जितना स्ट्रॉन्ग या स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपकी रिएक्शन की स्टेबिलिटी भी होगी. ठीक है, और ये सब हम कंसीडर करेंगे. SN1 रिएक्शन इसको नोट कर लीजिए ये दोनों में, और ये क्यों नहीं होता ये हम बाद में देखेंगे. SN1 रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन एनी विनाइल हैलिड्स और अराइल हैलिड्स. ठीक है, विनाइल हैलिड्स और अराइल हैलिड्स में नहीं होगा. विनाइल हैलिड क्या होता है बच्चा बाड़ी? जहां पे आपका जो हैलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो अगले वाले के साथ डबल बॉन्ड से है. दैट इज कॉल्ड अ विनाइल हैलिड. ठीक है, और अराइल हैलिड मतलब क्या हो जाएगा? आपका हैलोजन एक एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच्ड है. ठीक है, इट इज बेसिकली इट इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक कंपाउंड.
Done, done, done. Okay. So SN1 reaction and its mechanism. Okay. So there are two types of nucleophilic substitution reactions on the basis of the mechanism. We have one as SN1 and the other one is SN2. So SN1 reaction, which is also known as unimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है, इसमें भाई साहब समझ लो ये आपका एक एल्काइल हैलिड है और
ठीक है। तो अपन ने देखा भाई साहब, ये जो एनर्जी लग रहा है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगता है, ये एनर्जी आ कहां से रहा है, वो जो ब्रोमाइड आयन गया था उसका सॉल्वेशन, वो अनस्टेबल से स्टेबल बना तो एनर्जी रिलीज किया, वही वापस यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। आर वी क्लियर टू दिस? ओके, चलिए। द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकैटायन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द प्रोडक्ट। अभी न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया भाई साहब, अभी न्यूक्लियोफाइल आया, ये काइनेटिक स्टेप है, ये फटाफट अटैक करेगा कार्बोकैटायन को और ये प्रोडक्ट बन गया आपका भाई साहब, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब एक प्रोडक्ट बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। ओके, तो SN1 मैकेनिज्म में द रेट डिटरमाइनिंग स्टेट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन ऑन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रिवर्सिबल स्टेप, और जनरली आपका जितना स्लोअर प्रोसेस होगा उतना उसका पॉसिबिलिटी होगा कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, ठीक है। सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, लेकिन स्लोअर प्रोसेस में रिवर्सिबिलिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ये रिवर्स मारेगा, ठीक है, ये रिवर्स मारेगा। ओके, सो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन ऑन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द रिवर्सिबल स्टेप एंड इट इज द रेट डिटरमाइनिंग। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन बना है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा वाली? ओके, जैसे आप देखो रेट क्या होता है, जैसे रेट ऑफ द फॉलिंग ऑफ सैंड। अभी आपने देखो यहाँ पे ऐसे 3 यूटेन आपने ऐसा रखा हुआ है भाई साहब, ये दिस इज बेसिकली फर्स्ट वन, यहाँ पे अमन मिश्रा ब्रश कर रहा है, ठीक है, और ये भाई साहब उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो इस प्रोसेस में उसको भाई साहब आधा घंटा लग गया, यहाँ पे नहाने धोने और खाने पीने का, उसको भाई साहब 10 मिनट में निपटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट इट, दिस इज अ नैरो ओपनिंग। तो हम क्यों ऐसे प्रोसेस को पकड़ते हैं जो स्लो प्रोसेस है? व्हाई डू वी कंसीडर दैट टू बी द रेट डिटरमिनिंग प्रोसेस? लॉजिकली तो ये है ना, जो फास्ट प्रोसेस है उसको पकड़ो, स्लो प्रोसेस को क्यों पकड़ रहे हो? ठीक है, व्हाई आर यू बेसिकली पॉइंटिंग आउट द स्लोअर प्रोसेस एज द रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखो एक सैंड है, इस सैंड को हम इसमें से फेंक रहे हैं, ठीक है, ये एक नैरो ओपनिंग है, ये एक वाइडर ओपनिंग है और ये एक वाइडर ओपनिंग है। तो सैंड का गिरना किस पे डिपेंड करेगा? क्या ये वाइडर ओपनिंग्स पे डिपेंड करेगा, ये नैरो ओपनिंग पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली नैरो ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। दैट्स द रीजन द स्लोअर प्रोसेस इज टेकन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन अ केमिकल प्रोसेस। लॉजिकली हम देखेंगे यार फास्ट वाला करोगे तो स्लो वाला कर रहे हो, स्लो वाला ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन में द रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ द सैंड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लास्क टू द लास्ट फ्लास्क विल डिपेंड ऑन द स्मॉलेस्ट ओरिफिस। जो स्मॉलेस्ट ओरिफिस, अभी आप देखो, समझ लो आपने यहाँ पे बड़ा रख दिया लेकिन यहाँ पे छोटा रख दिया, अब किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब? समझ में आ रहा है? जहां पे भी आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे भी आप रेट को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सैंड गिर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस ओरिफिस पे डिपेंड कर रहा है। या द मोस्ट नैरोएस्ट ऑफ ऑल ओरिफिस विल बी द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच सैंड इज फॉलिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। So in this case, the radius of the first orifice is the radius, and the other two radii. ठीक है? Okay. The rate of filling of the sand from the first flask to the last flask, ठीक है, will depend on the smallest orifice. Hence, the smallest orifice will be the rate determining step. In this case, since the radius of the three orifices is the same, there is no rate determining. इसमें भाई साहब कोई rate determining step नहीं है, क्योंकि तीनों भी आपके steps जो हैं वो same radius के हैं। तो आप बोल नहीं सकते कि भाई तुम्हारी लेट हो गया, भाई तुम्हारी लेट हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस, so since the radius of the three orifices is the same, there is no rate determining step of all the steps are rate determining. सारे steps आपके यहाँ पे rate determining step होते हैं। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में कितने भी steps क्यों ना हो, जो step सबसे slowest होगा, that will be considered as a rate determining step. Are we clear to this one? ठीक है? Okay, okay, okay. So rate of SN1 reaction is independent of the concentration of nucleophile and is linearly dependent on the concentration of the alkyl substrate. तो ये जो alkyl substrate है उसी पे डिपेंड करेगा, alkyl halide का substrate, ठीक है। That is the reason it is known as unimolecular. यूनिमोलिकुलर क्यों? क्योंकि ये पावर क्या है, ये सॉरी एक ही मॉलिक्यूल का है और आपका भाई साहब ऑर्डर क्या है? वन। सो ऑर्डर इज वन एंड इज यूनिमोलिकुलर। समझ में आ रहा है ये? This graph is observed when rate of the reaction is plotted against the concentration. जैसे जैसे आप alkyl halide का concentration बढ़ाएंगे, rate of the reaction will also increase. Direct proportionality है, y is equal to mx वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा y is equal to mx है,
और ध्यान दो सीधा 0 से स्टार्ट होगा ये, मतलब mx+c वाला सिचुएशन भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो plotted against the concentration of alkyl halide keeping the concentration of nucleophile a constant, ठीक है। So rate of the reaction is directly proportional to nucleophile raised to 0, मतलब उस पे भाई साहब डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 0 है, ठीक है। सो द ग्राफ, तो आप देखोगे भाई साहब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, रेट ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन द सेम, ठीक है। No matter how much you increase the concentration of the nucleophile, the rate of the reaction is going to remain the same. Are we getting these points, bacha badi? Clear hai? So this graph is observed when we rate the reaction is plotted against the concentration of nucleophile, keeping the concentration of the substrate constant. तो हमने substrate को constant रखा है, rate of reaction इसका मतलब क्या हो गया? This is only directly proportional to the concentration of the alkyl halide substrate and not on the concentration of the nucleophile. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिमोलिकुलर, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, ठीक है। ओके आरबी, ओके। कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी लिख दीजिए, टर्शियरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटाइन एंड दिस इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटाइन, ठीक है। टर्शियरी कार्बोकटाइन मतलब ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटाइन, ठीक है, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटाइन, ठीक है, this is more stable than primary carbocation, ठीक है। as stability of carbocation increases, the rate of reaction also increases. तो जैसा जैसा भाई साहब आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इंक्रीज होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी भाई साहब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर वी गेटिंग दीज पॉइंट्स बच्चा बाड़ी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन गवर्न्स द SN1 रिएक्शन, तो कार्बोकटाइन जो है वो आपके SN1 रिएक्शन को डोमिनेट करेगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। Which of the following will give a faster SN1 reaction? देखो क्वेश्चन है सिंपल सा, CH3Cl, CH3CH2, ठीक है, ये या ये, ऑब्वियसली ये वाला, क्यों, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकटाइन है, ठीक है। अब मिथाइल कार्बोकटाइन विल बी फॉर्म, ये आपका मिथाइल कार्बोकटाइन ये चला गया, तो ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंडरी कार्बोकटाइन होगा, ये भी भाई साहब आपका एक सेकेंडरी कार्बोकटाइन होगा, नहीं ये भी आपका प्राइमरी कार्बोकटाइन हुआ ना, नहीं, ठीक है। methyl carbocation will be formed in option A and ethyl carbocation will be formed in option B and a secondary carbocation, हाँ ये secondary carbocation है, ठीक है, will be formed in option C. ये दोनों आपके प्राइमरी कार्बोकटाइन है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन है और ये आपका टर्शियरी कार्बोकटाइन है, ठीक है, ओके। सो अ टर्शियरी कार्बोकटाइन विल बी फॉर्म्ड व्हिच इज द मोर स्टेबल ड्यू टू मोर H+ एंड I इफेक्ट्स, ठीक है। तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे ज्यादा है, वहां पे ज्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये चला गया इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, जितना इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा वो उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू ऑल दीज आर गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, ये सारे मिथाइल ग्रुप्स की वजह से आपका इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।